चलिए, जो बायोलॉजी में कल आपको पढ़ा रहे थे पोषण, वही टॉपिक अभी चल रहा है पोषण का। और पोषण में जो बातें आपको हमने समझाई थी, तो एक तीसरा पॉइंट रह गया है। सहजीवी तक तो हम क्लियर कर दिए थे। सहजीवी के बाद एक अलग टाइप जो चलता है भाई, दो प्रकार के पोषण हमने आपको पढ़ाए थे। एक होता है आपका स्वपोषी, एक होता है आपका विविध पोषी। तो विविध पोषी का जो टॉपिक था उसमें हमने आपको परजीवी के बारे में बताया, सहजीवी के बारे में भी बताया, मृतोपजीवी के बारे में भी बताया। इसके बाद जो आता है आपका, इसी में एक विशेष प्रकार का पोषण आता है, और वह पोषण किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। विशेष प्रकार का पोषण, यदि कोई कहे विशेष प्रकार का पोषण क्या मतलब, वह जीवी जो विशेष प्रकार का क्या करते हो, पोषण करते हो। जैसे यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं, एक आता है अधिपाद, एक क्या आता है आपका अधिपाद, और दूसरा जो आता है इसी में वो आता है आपका जो आपके कीट भक्षी पौधे, यानी कि एक तो रहेगा अधिपाद, दूसरा रहेगा कीट भक्षी। तो इन दोनों को समझते हैं कि अधिपाद क्या होता है और कीट भक्षी क्या होता है, इन दोनों को भी समझ लेते हैं। जरा देखते चलना कि अधिपाद क्या है और कीट भक्षी क्या है, इन दोनों को हम समझते हैं। कीट भक्षी में यदि कोई कहे तो दो प्रकार की जो कीट भक्षी है मुख्य रूप से आपके जाने जाते हैं। एक होता है आपका घटपर्णी पौधा, जिसको आप भी जानते हो कि घटपर्णी पौधा किसके रूप में जाना जाता है, कीट भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। जबकि दूसरा होता है आपका ब्लैडर। तो इसको बाद में समझते हैं डिटेल में कि क्या ब्लैडर होता है, क्या कीट भक्षी। पहले इसकी ऊपरी चीज़ें देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले नंबर पर आप पढ़ते हो पहले कीट भक्षी। तो कीट भक्षी में क्या पढ़ना है, पहले वो देख लेते हैं। सुनिए, यदि कोई कहे कि ये जो कीट भक्षी पौधे हैं, ये कीट भक्षी पौधे किस प्रकार के होते हैं, तो कीट भक्षी पौधे की संरचना ही कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, ये पत्तियों की, ध्यान रखना, पत्तियों की संरचना की तरह ये कीट भक्षी पौधे जो हैं वह आपके पाए जाते हैं। किस प्रकार से, पत्तियों की। तो आपने देखा होगा डिजाइन विभिन्न प्रकार की आपको ये मिली होंगी कि इस प्रकार से कोई एक आपका ये कीट भक्षी पौधा है, इसका ये जो है आपका ये इस प्रकार से ढक्कन का काम करता है, और इस प्रकार से ये जो पिचर प्लांट है जिसको आप कहते हो घड़े की आकृति का ये पिचर प्लांट होता है, तो ये इस प्रकार से जो बना हुआ होता है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये आपका मान लिया कि ये क्या हो गया, आपका एक घटपर्णी पौधा हो गया। तो इसकी जो संरचना होगी वो किसकी भांति होगी, पत्ती की भांति होगी, पत्तियों के समान संरचना होगी। और ऊपर से एक ढक्कन रहेगा, जो ढक्कन क्या करता है, बार बार खुलने और बंद होने का काम करता है। ये जो आपका ये मुख है, ये क्या है आपका उस घटपर्णी पौधे का क्या कहलाता है, एक मुख कहलाता है, जो घड़े की आकृति का होता है। इस घड़े की आकृति का मतलब है ये इस प्रकार की संरचना होती है। जरा समझ लेते हैं, देखना कैसे। वैसे यदि देखें तो देखना, हमने कहा कि ये इस प्रकार से ये पौधा हो गया, ये इस प्रकार के पौधे से ये पत्ती जैसी कुछ संरचनाएं ऐसी निकल के आती हैं, और ये पत्ती जैसी संरचनाएं या तो एक ये समझ लेते हैं या यहाँ अलग बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ की शाखाएं हैं, कुछ ऊपर चली गई, एक शाखा हम इसकी एक पत्ती हम इसकी बना लेते हैं इसी पेड़ की, और एक पत्ती हमने इस प्रकार की बनाई है कि ये इस प्रकार की जो पत्ती होती है, ये जो इस प्रकार की पत्ती होती है, इसी पत्ती के मुख की संरचना क्या होती है, इस प्रकार की होती है। ये इस प्रकार की पत्ती की संरचना होती है, और इसके ऊपर ही ये जो पत्ती की जो संरचना होती है, इसके ऊपर ही ये क्या है आपका एक ढक्कन की तरह लगा होता है। ये जो ढक्कन, अब समझाने के लिए इस प्रकार का हमने आपको बता दिया है जो घटपर्णी पौधा है, नहीं तो जितने के जितने कीट भक्षी पौधे हैं वो पत्तियों की संरचना की तरह पाए जाते हैं। इसमें ये जो आपका पिचर प्लांट है, जिसको आप घटपर्णी पौधा कहते हो, ये इस प्रकार से ये घटपर्णी पौधा हो गया। घटपर्णी पौधे की यदि बात कहें तो ये आपका घड़े की आकृति का, इसलिए इसको घटपर्णी कहा गया है। कई नाम इसके मिलते हैं, नेफंथीस भी मिलता है, और विभिन्न प्रकार के कीटभक्षी पौधे हैं, ड्रोसेरा हो गया, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जो आपके कीटभक्षी पौधों की श्रेणी में आते हैं। यदि हमने कहा कि यहाँ होता क्या है, तो याद रखना कि यहाँ पर ये जो आपका स्थान है, चाहे यहाँ समझ लो और चाहे सर यहाँ समझ लो, यहाँ आपको समझ में आता है, यहाँ समझा देते हैं, यहाँ आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि ये ढक्कन टाइप का दिख रहा है कि ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें समझनी है कि ये क्या क्या है, तो एक प्रकार से ये जो है आपका यहाँ पर जैसे ही कोई कीट यहाँ इस पर बैठता है,
वैसे ही ये फिसल कर इसके अंदर आपका क्या है चला जाता है, और ऊपर से ये ढक्कन क्या है बंद हो जाता है। एक बार कोई कीट इसके अंदर आ गया तो फिर ये कीट के बाहर निकलने की संभावना नहीं होती। वो छोटे छोटे कीट पतंगे भी हो सकते, कोई बड़ा कीट भी इसमें फंस सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कीट भी ना फंस पाए। तो यदि हम कहें कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घाटी टाइप की होती है, जिसके उस घाटी पर किसी भी जीव के आने पर वह स्वतः ही फिसल कर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, और फिर ऊपर से ये ढक्कन तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये ढक्कन बंद हो जाता है, और फिर यह जो जीव है वह बाहर नहीं निकल पाता। तो यदि इसकी बात कहें तो यही पौधा क्या कहलाता है, घटपर्णी कहलाता है। एक ढक्कन की आकृति का ये ढक्कन लगा है, ये घाटी है। जैसे ही कोई जीव आता है, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतुओं को ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब क्यों स्टोर करता है, एक ऐसा भी पौधा है जो आपके कीटों को खाता है, तो उसका काम क्या है, जमीन के अंदर, मृदा के अंदर, भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के कीटों को क्या कर लेते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं, और उनसे नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं। और नाइट्रोजन को प्राप्त करने के बाद ध्यान रखना, जो आपका नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को प्राप्त करने के बाद वह नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, ये पूरा करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे भी जीव हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, वो नाइट्रोजन की कमी किससे दूर करते हैं, वो विभिन्न प्रकार की कीट भक्षियों से नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। तो याद रखना कि ये किसकी कमी के लिए, किसकी कमी के लिए आपके जो जीव जंतु हैं या कीटों हैं उनको पचा डालते। तो यहाँ पर याद रखना, विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं, ये आपके जो कीट हैं, ये नाइट्रोजन की कमी, ध्यान रखना, किसकी कमी, नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर पचा जाते हैं। अब यदि कोई कहे तो यहाँ पर याद रखना कि सर्वाधिक ये कहाँ पाए जाते, तो ये आपके सर्वाधिक एक स्थान है आपका भारत में ही स्थान है मेघालय। यहाँ मेघालय में भी ये आपके कीट भक्षी बहुत पाए जाते। यहाँ तक कि आपका कश्मीर हुआ, नैनीताल हुआ, दार्जिलिंग हुआ, इस हिस्से में भी कुछ आपकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ कीट भक्षी पौधों की देखने को मिली हैं। कौन कौन से कीट भक्षी पौधे हैं, उन कीट भक्षी पौधों को और देख लेते हैं। जैसे कि एक नाम है आपका ड्रोसेरा, ये ड्रोसेरा भी किसके अंतर्गत आता है, कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर नाम है इसी का आपका यूट्रिकुलेरिया, तो ये यूट्रिकुलेरिया है, ये यूट्रिकुलेरिया भी किसके अंतर्गत आता है, ये आपका कीट भक्षी के अंतर्गत आता है। यदि कोई कहे, तीसरा नाम है नेपेंथीस, तो ये नेपेंथीस भी या नेपिन्थस भी आपका, या नेपेंथीस भी किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। यदि कोई कहे चौथा, तो इसको हम कह सकते हैं बीनस, ध्यान करो, ये नाम भी इसी के अंतर्गत आता है, बीनस ट्रैप फ्लाई। ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत जाना जाता। तो विभिन्न प्रकार के जो कीट भक्षी पौधे हैं वो आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से जो पौधे हैं वो कीट भक्षी पौधे के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, जो भी बातें हैं केवल हमने आपको बता दी। कीट भक्षी पौधा कौन है, तो आपको बता दिया कीट भक्षी पौधा कौन है, किसकी कमी, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसी में अगला पॉइंट है, एक पॉइंट और आता है अधिपाद। ये अधिपाद कहें या अधिपादाप कहें, तो अधिपाद ये तो कीट भक्षी पौधे थे या कीट भक्षी पादाप थे, लेकिन अधिपाद की यदि बात की जाए कि अधिपाद क्या होते हैं, तो अधिपाद का काम क्या होता है वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखना, सुनिए, जो अधिपाद हैं ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे पौधे हैं, ये कोई एक बड़ा वृक्ष हो गया, इस बड़ी वृक्ष की ये शाखा हो गई, सपोज दैट ये कोई एक बड़ा वृक्ष हो गया, इस बड़ी वृक्ष की ये क्या हो गई, एक शाखा हो गई। तो इस बड़ी वृक्ष की शाखा पर ध्यान रखना, इस बड़ी वृक्ष की शाखा पर इस प्रकार से रस्सी जैसी संरचना के रूप में, कुंडली नुमा संरचना के रूप में बड़ी वृक्षों की शाखा से लिपड़े हुए रहते हैं। यही आपके क्या कहलाते हैं, अधिपाद कहलाते हैं। ये अधिपाद का काम क्या है, अब आप कहो कि ये तो फिर हम इनको उनके अंतर्गत क्यों नहीं रखते कि जब ये इनके ऊपर लगे हुए हैं तो इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है।
ये वह जीव हैं जो स्वपोषी होते हैं, स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, केवल सहारे के लिए, यांत्रिक आलंबन के लिए, मतलब इनके पास खुद का कोई तना नहीं होता, ये सांप जैसी, रस्सी जैसी संरचना के रूप में रहते हैं, तो केवल यांत्रिक आलंबन, केवल यांत्रिक सहारे के लिए ये किसी बड़े वृक्ष की शाखा का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। इनको क्या कहा जाता है, अधिपाद कहा जाता है। यदि कोई कहे इसमें एक नाम आपका कहलाता है क्या, तो आर्किड। ध्यान करो, आर्किड नाम का जो आपका पौधा है, जो पादाप है, वो क्या लगा रहता है, इसमें विभिन्न प्रकार के चूसकांक होते हैं। ये अपने चूसकांकों को पेड़ की तनी में क्या कर लेते हैं, चुभो देते हैं, और उन्हीं के सहारे क्या रहते हैं, आप ऊपर बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना, ये आपके आर्किड वगैरह जो भी आपके ये कीट अधिपाद होंगे, ये स्वपोषी होंगे, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। ये दूसरे किसी बड़े पेड़ इस पर आपका आश्रित नहीं होते। क्यों? यदि आश्रित होते तो फिर हम इनको परजीवी की कैटेगरी में डालते, अधिपाद की कैटेगरी में नहीं डालते। तो आर्किड क्या है, आर्किड एक अधिपाद है। इस आर्किड की विशेषता क्या बता दी हमने, कि ये आपके किसी दूसरे के सहारे आपका क्या है, इससे लिपटे हुए रहते हैं। तो इतनी बातें आपको हमने बता दी हैं। अधिपाद में से कुछ ज़्यादा विशेष पूछा नहीं जाता है, जितना भी है बस यही रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर इसी में चलते हैं, और यहाँ तक हमने आपको पोषण विविध प्रकार का होता है, ये पूरी की पूरी चर्चा हमने आपको कर दी। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट चलता है, इसी का अगला पॉइंट है कि किस प्रकार से जो है आपके पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उन पोषक तत्वों में ध्यान रखना, सबसे पहला जो आपको पहला पोषक तत्व इसके बारे में पढ़ना है, जिस पोषक तत्व की हम बात करें, तो ये पहला पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान रखना, इस कार्बोहाइड्रेट्स को आप जानते हो, बेहतर ढंग से जानते हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स, तो याद रखना, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप जानते हो, तो इसको कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने के बाद फिर वसा आपको पढ़ाएंगे, वसा के बाद फिर प्रोटीन पढ़ाएंगे, प्रोटीन के बाद फिर विटामिन पढ़ाएंगे। ये बात याद रखना, यहाँ से पोषण से बहुत से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, और इस पोषण को ख़त्म करने के बाद सर थोड़ा टाइम लगता है हमको ख़त्म कराने में, सिलेबस मतलब पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन समझ में आपको एक एक बातें आएंगी। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर बात समझा सकें। पोषक तत्व में पहला टॉपिक अब अपन को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात कहें तो हम इसको आपको एक बार और बता चुके, फिर बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक पोषक तत्वों में जो आपके पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके रोधी तत्व के तौर पर जाने जाते हैं। रोधी तत्व जिसको आप कह सकते हो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे आपके विटामिन हो गए, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी का प्रयोग वर्तमान में कोविड-19 के लिए क्या किया गया, रोग से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। लोगों ने विटामिन सी की गोलियां खाई, तो वह आपका विटामिन सी हुआ या विटामिन डी हुआ, इसका प्रयोग आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद यदि कोई कहे फिर पॉइंट क्या आता है, इसके बाद जो पॉइंट आता है अगला, कि आपका ये पोषक तत्व में पहला रोधी पदार्थ हो गया। दूसरा आता है आपका शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर के बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर किसको जाना जाता है, तो आप जानते हो कि शरीर के बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर प्रोटीन को जाना जाता है। प्रोटीन शरीर की बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर जाना जाता है, तो निर्माणकर्ता के तौर पर आपका प्रोटीन हो गया। फिर इसके बाद यदि कोई कहे कि अगला क्या बचता, अगला आता है आपका शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में 2 कैटेगरी आती हैं, एक आपकी आती है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी आती है वसा। हम वसा से भी क्या करते हैं, कुछ मात्रा में आपकी कुछ मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो आपकी शरीर को ऊर्जा या भोज्य पदार्थ के रूप में क्या है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि घी लाओगे, आप वसा है घी लाओगे तो पूरा घी से ही आप क्या है उसको डिब्बा लिया 1 किलो पी गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ सीमित मात्रा में क्या है वसा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये शरीर के लिए जितनी लाभदायक होती है उतनी ही नुकसानदायक होती है। ये स्टार्टिंग कहाँ से पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है यह शरीर को क्या प्रदान कराती है, ऊर्जा प्रदान कराती है। और सर्वाधिक जो भाग होता है शरीर में, सर्वाधिक जो भाग होता है शरीर में वो किसका होता है, इसी कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स में यदि हम कह दें कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या पॉइंट पढ़ना है,
तो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पढ़ना है, कितनी कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट्स की पड़ती हैं, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हैं कि पॉलीसेक्राइड हैं, इनकी चर्चा यहाँ पर करनी है। कब पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में बदलता है, कब डाइसेक्राइड आपका पॉलीसेक्राइड में बदलता है, या मोनोसेक्राइड कब पॉलीसेक्राइड में बदलता है, तो केवल इन्हीं की चर्चा आपको यहाँ पर करनी है। ये टॉपिक इसलिए हमको पढ़ाना है क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा पाचन, और उस पाचन में इस कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत यूज होगा कि कब कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स किस में परिवर्तित होगा, वहाँ आपको फटाक से चीज़ें क्या है समझ में आने लगेंगी। इसलिए पहले नंबर पर हमने इस कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक को क्या है आपका चुना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में पढ़ते हैं, और ये हमने आपको पहले बात बता दी है तो हम अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम इसकी चर्चा बार बार नहीं करेंगे कि फिर उसी पर आएँ कि टेबल बनाएं कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन, ये हम पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं, आप चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यदि हम कहें कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है और वसा, ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों ऊर्जा प्रदान करने के तौर पर जाने जाते हैं। किस पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले, और ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ के तौर पर यदि जाने जाते हैं तो फिर चाहे तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स खा लो या वसा खा लो, एक ही बात है। बात तो सही है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स खा लो चाहे वसा खा लो, एक ही बात है। तो फिर वसा ही वसा क्यों नहीं खाते? कार्बोहाइड्रेट्स की क्या जरूरत है भाई? घी है, 1 किलो का डिब्बा उठाया पी गए, बात खत्म है, क्या हो गया, जल्दी भी है, एक मिनट में पी गए, ऐसा नहीं होता है सर। सुनिए, ये जो वसा है इससे मनुष्य के शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एक प्रकार से संचित ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखना, यदि कोई कहे कि वसा है, इस वसा से हम यदि कहें तो आपको जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो आपके कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? वसा से। कम मात्रा में ही वसा को ले लिया जाए, वह वसा कम मात्रा में ही वसा को यदि ले लिया जाए तो वह वसा उस कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा क्या करती है? शरीर को प्रदान कराती है। तो फिर वसा का ही उपयोग क्यों ना कर लिया जाए। लेकिन यह जो ऊर्जा होती है, वसा से मिलने वाली ऊर्जा शरीर की संचित ऊर्जा के तौर पर क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है। जब आप वसा का प्रयोग करते हो तो इस ऊर्जा, जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह स्टोर होती जाती है। वह कब काम आती है? जब व्यक्ति भूखा होता है, और वह व्यक्ति जब भूखा रहेगा तो फिर वह किसका प्रयोग करता है? अपनी संचित ऊर्जा का प्रयोग करता है कि उतने समय तक के लिए वह किस ऊर्जा का प्रयोग करेगा? तो संचित ऊर्जा का प्रयोग करेगा। क्योंकि ये जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, आप रोटी खाते हो या जो भी खाते हो तो इससे सीधे सीधे से ग्लूकोज मिला, आपने एक गिलास लिया, गिलास में ग्लूकोन डी घोला, जो ग्लूकोन डी का पैकेट आता है उसको आपने घोरा 1 चम्मच, देखा तुरंत के तुरंत आपको क्या मिल गई? शक्ति मिल गई। ऐड देखा होगा, उसने जैसे ही पिया एकदम से स्टेमिना आ गया, शक्ति आ गई। तो कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत शक्ति प्रदान करता है, जबकि वसा जो होती है वह संचित ऊर्जा के तौर पर होती है, इसलिए तुरंत के तुरंत आपको क्या नहीं देती है? ऊर्जा नहीं देती है। संचित ऊर्जा के रूप में शरीर में जमा होगी। बाद में जो आपकी जो प्रोसेस होती है, ध्यान करो, एक आपकी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है और एक ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है, वह जो संचित ऊर्जा होती है तब यह इस रूप में क्या है, वह आपके काम आती है। तो अभी इसको रोक देते हैं, बाद में इस टॉपिक को उठाते हैं। पहले हम चलते हैं किस पर? कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स की यदि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स कहें तो भोजन का सबसे बड़ा भाग, यदि कोई रोटी खा रहा है, देखना जरा, ये रोटी है, मतलब ये थाली है, इस थाली में उसने गया बफर में गया, बफर ही सबसे ज़्यादा चलता है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? पहले की बात अलग थी, पहले की बात अलग थी कि बैठकर खाना खाता था व्यक्ति, लेकिन अब इसी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बात समझ गए ना? तो ये और अच्छा भी है। अब 10 रसगुल्ले खाने किसी, अब भाई साहब 2 रसगुल्ले मिलेंगे तो क्या काम चलेगा? तो आप समझ सकते हैं कि 10 रसगुल्ले खाने वाले को यदि 2 रसगुल्ले मिलेंगे तो गड़बड़ है, तो वही मन से जाके 10 रसगुल्ले खा सकता है वो। बात समझ गए? कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखना जरा, उसमें फ़ायदा भी है, ज़्यादा खाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। अब परसने वाला पता चले कि परस कर रहा है, उसने 10 पूड़ियाँ रख दी, उसने खा ली, अब उसको फिर भूख लगी तो 10 और मांगेगा। आप समझ गए? आप 10 और मांग लोगे तो तीसरी बार वो परसेगा नहीं, वो लाके पूरा बर्तन का कटोरा जो पूड़ियाँ होंगी वो कहेगा लो भाई साहब जितनी चाहिए तो खा लो। बात समझ गए ना? तो बढ़िया है, बहुत अच्छी सुविधा है। खैर कोई बात नहीं। सुनिए, यहाँ पर
जो आपका भोजन है, तो भोजन की थाली में सब कुछ है। देखो रोटी है, वसा भी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या आप केवल वसा खा जाओगे? क्या आप, हमने फिर समझाया, क्या घी के कैन को उठा के ऐसे पी जाओगे? क्या आप प्रोटीन है तो केवल अकेली दाल पी जाओगे कि नहीं भाई साहब मेरा तो काम हो गया, बस प्रोटीन दाल पिएंगे, गिलास में ली दाल और पी ली? ऐसा भी नहीं होता है, बात समझ गए। यदि वो कहें विटामिन्स की बात की जाए तो आपका ये नींबू हुआ या अन्य जो खाद्य पदार्थ हुए उनमें विटामिन्स पाए जाते हैं। गाजर हुआ तो केवल क्या नींबू या गाजर या चुकंदर केवल इनसे काम चला लोगे? नहीं, जरूरत पड़ेगी किसकी? सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है आपकी थाली में? रोटी की। और रोटी की सर्वाधिक मात्रा होती है आपकी, तो वही आपकी क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो सर्वाधिक मात्रा यानी भोजन का सबसे बड़ा रूप यदि कोई कहे तो भोजन का सबसे बड़ा रूप लगभग 65% भाग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का है भोजन का एक बड़ा भाग है। अब बात की जाए इसी कार्बोहाइड्रेट्स की, ध्यान रखना इस कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किन किन से मिलने से हुआ है? तो ध्यान करो 3 प्रकार के अणु, वही CHO, ध्यान करो कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन, यही अनुपात जो है आपका क्या होता है? यही अनुपात मिलके क्या करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। इसमें जो आपका अनुपात होता है वह किस अनुपात में होता है? तो 1:2:1 के रेशियो में होता है। यानी जो जल में H2O प्रयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार से CH2 के रूप में क्या रहता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस अनुपात में रहता है? तो 1:2:1 के रेशियो में ये क्या है? आपका रहता है। अब बात यहाँ पर थोड़ी सी और करें, ये आपका जो अनुपात हो गया, हमने ऑक्सीजन के परमाणु देख लिए। अब बात की जाए कि अब क्या है वो देखते हैं, जरा देखना। यदि हम कहें यहाँ पर समझते चलना कि क्या ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को जो व्यक्त करने का जो तरीका होगा वो और समझ लेते हैं कि जैसे 1:2:1 के रेशियो में होगा तो C6 होगा, तो H को क्या लेना पड़ेगा? 2 अनुपात में लेंगे दुगला, यानी कि हम क्या कहेंगे? H12। बात समझ गए कि नहीं? और O आपका क्या रहेगा? 6। और इसकी पावर हम इसकी जो होल आपकी कोष्टक के अंदर जो आपका N क्या है लिख देते हैं कि कितने भी अणु हो सकते, ये आपका क्या है? एकल अणु है, यानी कि N का मान 1 है। तो C6 H12 O6 होगा, 2 होगा तो आपका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये आपस में जुड़ते रहते हैं अणु, तो इनको N लिख के हम छोड़ देते हैं। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि C6 H12 O6 का मतलब क्या है? ये आपका क्या है? 1:2:1 के रेशियो में क्या है? आपका ये पाया जाता है। ठीक है, किस रूप में व्यक्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट को? C6 H12 O6 की होल पावर ना कहें, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके क्या छोड़ देते हैं? N का निशान लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ N का मान पुट करके हम कई प्रकार के मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इस प्रकार के अणुओं का क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अणुओं का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा सा और देखना है यहाँ पर, यदि कोई कहे तो अधिकतर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 65% भाग निर्मित होता है, वह शरीर को केवल किसके रूप में जाने जाते? ऊर्जा प्रदान करने के तौर पर क्या है? आपके जाने जाते हैं। किसके तौर पर? ऊर्जा प्रदान। और शरीर को पूर्ण रूपेण जब यह ऊर्जा प्रदान करने के तौर पर जाने जाते हैं तो यहाँ पर याद रखना है, क्या ये जीवित कोशिका के निर्माण में अपना योगदान देते हैं? क्या यह है जीवित कोशिका? जीवित कोशिका क्या? ध्यान करो, मनुष्य के शरीर में कई जीवित कोशिका हैं, कई मृत कोशिकाएं। आप जानते हो नाखून बाहर निकलते हैं, बाल आपके बाहर निकलते हैं, पैरों के नाखून, हाथों के नाखून बाहर निकले, ये सब क्या है? शरीर की मृत कोशिकाएं हैं जो डेड हो जाती हैं और वही मृत कोशिकाएं बाहर निकलने लगती हैं। जबकि जीवित कोशिकाओं के निर्माण में कहा गया है, क्या यह जीवित कोशिकाओं के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो जवाब मिलेगा हाँ। कितना पार्टिसिपेट करते हैं? केवल 1% पार्टिसिपेट किसके रूप में करते हैं? जीवित कोशिकाओं के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट्स का योगदान केवल 1% का होता है। यदि पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि वैसे तो ये मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के तौर पर प्रयोग किए जाते, लेकिन जीवित कोशिका के निर्माण में इनकी जो हिस्सेदारी होती है वो 1% की होती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब सीधे आपको ले चलते हैं कहाँ पर? जहाँ पर आपके
कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार में आपको पढ़ना है। एक मोनोसैकेराइड हो गया, एक डाइसैकेराइड हो गया और एक आपका पॉलीसैकेराइड हो गया। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो जो जो आपको समस्याएं होंगी वो हमसे पूछते चलना, हम आपको वो भी क्लियर करते रहेंगे। आप बेहतर रूप से समझ रहे होंगे, हमारी बात समझ में आ रही होगी सर। ठीक है, चलिए सुनिए अब और 2 मिनट और सुनना सर। चलिए आपके जो टाइप हैं वो यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, नहीं तो एक एक करके समझा देते हैं। ये है आपका मोनोसैकेराइड, यानी कि पहला जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसैकेराइड के तौर पर जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार चलते हैं। दूसरा आता है आपका डाइसैकेराइड, दूसरा क्या आता है डाइसैकेराइड, और तीसरा आता है आपका पॉलीसैकेराइड। तो बस केवल इन्हीं को आपको पढ़ना है। मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया और पॉलीसैकेराइड हो गया। इन तीनों की चर्चा भी हम आपको कर लेंगे। जो जो प्रश्न इसमें बन सकते हैं मोनोसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड में, वो भी आपको क्लियर करा देंगे। सुनना जरा, यदि कोई कहे तो 2-3 पॉइंट पहले आपको यहाँ लिख लेते हैं। क्या मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला तो प्रश्न बनता है मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड एक मीठी व जल में घुलनशील शर्करा है। मतलब जब इस मोनोसैकेराइड को हम लेंगे, इसको हम टेस्ट करेंगे तो ये किस प्रकार के रूप में लगेगी, हमको स्वाद इसका मीठा रहेगा, यानी कि यह एक मीठी, और यदि इसको जल में, यदि हम मोनोसैकेराइड शर्करा को लें तो जल में ये कैसी होती है, घुलनशील शर्करा होती है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेना कि ये मोनोसैकेराइड शर्करा क्या है, यह एक मीठी व जल में घुलनशील शर्करा है। हम शॉर्ट में आपको इसी से कॉमन सेंस इसी से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। डाइसैकेराइड भी एक मीठी व घुलनशील शर्करा है, जबकि पॉलीसैकेराइड याद रखना इस प्रकार की शर्करा नहीं है। बात समझ गए ना, अभी आगे आएगा तो आपको समझा देंगे, अभी केवल यही रखते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब, पहला पॉइंट क्या है कथन, मोनोसैकेराइड एक मीठी व जल में घुलनशील शर्करा है। दूसरे नंबर पर यदि कोई कहे कि सबसे सरल संरचना, देखो मोनो का मतलब ही है क्या, एक अणु, और मोनो का मतलब एक अणु, तो एक अणु क्या होता है, सरल होता है, जटिल संरचना नहीं होती है। तो यह एक कैसी संरचना है, सरल संरचना है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह जो शर्करा होती है, यह शर्करा सरल शर्करा के रूप में क्या है आपकी जानी जाती, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सरल शर्करा, या शर्करा जो होती है वह कैसी होती है, सरल संरचना वाली होती है, यानी इसकी जो संरचना होती है वो आपकी सरल होती है। अब यदि कोई कहे, इसी में तीसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट समझते हैं, समझना जरा। जो आपके शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वह कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका पचने के बाद मोनोसैकेराइड शर्करा ग्लूकोज में क्या है आपका बदलता है। तो आपका शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट्स है यह पचने के बाद किस में बदल जाता है, तो यह पचने के बाद जो मोनोसैकेराइड शर्करा है, ध्यान रखना मोनोसैकेराइड शर्करा कौन सी, ग्लूकोज, तो मोनोसैकेराइड शर्करा ग्लूकोज में बदल जाती है, याद करो। और यही जो ग्लूकोज में परिवर्तित होती रहती, और सब व्यक्ति को एनर्जी यदि लॉस हो जाए और उसको सीधे एनर्जी जानी हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो गया, किसी व्यक्ति को वॉमिटिंग हो गई, यदि ये इस प्रकार की कोई दिक्कत हो गई तो वह डॉक्टर के पास जाता है, तो शरीर में पानी की कमी हो गई, उसके पास शरीर में कुछ भी बचा नहीं, खाना पच नहीं रहा, तो उसको शरीर को ताकत प्रदान करने के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, बोतलें लगाते हैं। तो जो बोतलें लगती हैं RNS DNS, उसमें क्या रहता है, ग्लूकोज। तो डायरेक्ट ये ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन वह किसी दूसरे रूप में RNS फॉर्म में क्या है, वह आपका डोज RNS फॉर्म में क्या है, वह ग्लूकोज ही है जो आपका चढ़ाया जाता है। लेकिन जो शरीर में आपका जो बनता है, उस शरीर में समझना है, तो जो पाचन, आपने जो भोजन खाया, आपने जो रोटी खाई, जो भी आपने मिठाई खाई, उस मिठाई का डाइजेस्ट किया गया, शरीर के द्वारा पाचन किया गया, और उसको पाचन के बाद किस प्रकार की शर्करा में बदल दिया, तो मोनोसैकेराइड शर्करा ग्लूकोज में बदल दिया। किस प्रकार की शर्करा में, मोनोसैकेराइड शर्करा ग्लूकोज में बदल दिया। अब पॉइंट आता है, याद रखना,
कि इसके सर्वोत्तम उदाहरण के तौर पर भी ये जो मोनोसैकेराइड शर्करा के सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, ग्लूकोज है। दूसरा उदाहरण इसी में आता है आपका फ्रक्टोज, ध्यान रखना इसी में आपका क्या आता है, फ्रक्टोज। तो एक आपका ग्लूकोज है, दूसरा आपका फ्रक्टोज है। तो इस ग्लूकोज व फ्रक्टोज जो शर्करा हैं ये दोनों की दोनों मोनोसैकेराइड शर्करा हैं, इनको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बात आती है इसी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, देखना जरा इसी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखना सर, यदि कोई कहे तो इस ग्लूकोज को, ध्यान रखना ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की यदि बात की जाए तो जरा समझना, इसी को थोड़ा सा और समझाते हैं। इस ग्लूकोज की यदि बात की जाए तो इस ग्लूकोज की जब बात करेंगे तो इस ग्लूकोज में आपको याद रखना है कि इस ग्लूकोज शर्करा को रुधिर शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। कैसे, वो सुनो। इस ग्लूकोज को रुधिर शर्करा के तौर पर भी जाना जाता है। कैसे रुधिर शर्करा के तौर पर जाना जाता, तो इसको थोड़ा और समझते हैं कि इस ग्लूकोज को किस प्रकार से रुधिर शर्करा के तौर पर आपका जाना जाएगा। तो पूछा जाता है प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा रुधिर शर्करा है, तो आप याद रखना कि रुधिर शर्करा कौन सी होती है, ग्लूकोज शर्करा। ये तो फैक्ट है जो पूछा जाता है, क्यों होती है वो आपको हम समझा देते हैं। सुनिए, यदि कोई कहे तो इसमें आपको याद रखना है जो आपका डी ग्लूकोज होता है, ध्यान रखना क्या, डी ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोन-डी आप पीते हो जिसको आप ग्लूकोन-डी कहते हो, ये यदि डी ग्लूकोज है तो जब ये डी ग्लूकोज की बात आएगी या ग्लूकोन-डी की बात आएगी जिसका आप आए दिन प्रयोग करते हो गर्मियों के दिनों में, तो ये जो डी ग्लूकोज होता है, इस डी ग्लूकोज का मुख्य काम क्या है, शरीर को मुख्य रूप से ये क्या करता है, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते उसी प्रकार से डी ग्लूकोज भी शरीर को सीधे सीधे ऊर्जा क्या करता है, प्रदान। लेकिन डी ग्लूकोज के माध्यम से किस प्रकार से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो डी ग्लूकोज का ध्यान रखना, इसका आपका जो ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी डी ग्लूकोज का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। इस डी ग्लूकोज का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण। और जब डी ग्लूकोज का आपका ऑक्सीकरण होता है तो डी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ध्यान रखना, इस डी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मतलब जब डी ग्लूकोज जो है आपका, डी ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण किया जाएगा तो डी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा आपकी क्या होगी, मुक्त होगी, वही ऊर्जा किसके लिए प्रयोग की जाती है, शरीर के कार्यों के लिए क्या की जाती है, यह प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर आपको एक दो पॉइंट और याद रखना है कि जो आपका डी ग्लूकोज है, जब ऊर्जा इससे निकलेगी तो ऊर्जा कैसे निकलेगी, जब इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा। ऑक्सीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो शरीर के अंदर जब इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा, ऑक्सीकरण कैसे किया जाता है, तो सुनिए, जब भी जो इसकी जो मात्रा होती है रक्त में, इसकी एक निश्चित मात्रा जो है वह आपकी क्या है, उपस्थित होती। और रक्त में जब एक इसकी निश्चित मात्रा शुगर, देखो रक्त में भी इस शुगर की एक निश्चित मात्रा रहती है। यदि रक्त में शुगर की अधिक मात्रा बढ़ जाए तो आप जानते हो कि उसको मधुमेह कह देते हैं। तो रक्त में शुगर की एक निश्चित मात्रा होती है और जब श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया के दौरान जब हम बाहर से श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो श्वसन की क्रिया के दौरान क्या प्रोसेस चलती है, दहन की प्रोसेस चलती है। उस दहन की प्रोसेस में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसी ग्लूकोज के एक अणु से लगभग 38 एटीपी अणु क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। यानी कि इतनी अणु ऊर्जा क्या होती है, इतनी अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। तो याद रखना कि यदि हम कहें कि रुधिर में कौन सी शर्करा मिली होती है, तो यही डी ग्लूकोज जो रुधिर में मिली होती है, लेकिन किसकी एक निश्चित मात्रा मिली होती है। इसी डी ग्लूकोज ऊर्जा के तौर पर प्रयोग होती है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण होता है। कैसे, जब हम श्वसन क्रिया के माध्यम से जब बाहर से वायु को अंदर खींचते हैं तो श्वसन क्रिया में जब इसका दहन किया जाता तो इसके एक अणु से लगभग 38 एटीपी अणु क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और इसी से क्या मिलती रहती है, शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है ग्लूकोज के दहन से। तो पूछा जाता है कि यदि कोई कहे कि रुधिर आपकी
जो रुधिर है, या आपकी ये कहें कि रुधिर शर्करा के तौर पर कौन सी शर्करा जानी जाती है, तो ग्लूकोज ही रुधिर शर्करा के तौर पर जानी जाती है। यहाँ पर याद रखना, जो आपका इसमें पूछा जाता है कि रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेना 90 से लेकर 160 मिलीग्राम। याद रखना, यदि कोई कहे तो इसको याद रखना है, ये आपकी जो मात्रा होती है 90, मिनिमम 90 से लेके मैक्सिमम 160। जो आपके देखा होगा कि रुधिर, जिनको मधुमेह की शिकायत होती है, उनका जब वो सुबह सुबह देखा होगा बिना खाए हुए, बिना खाना खाए हुए उनके मधुमेह की जो ब्लड शुगर की जांच की जाती है, तो उस ब्लड शुगर की माध्यम में देखा जाता है कि रुधिर में कितनी शर्करा मौजूद है। तो आपकी जो शर्करा का जो लेवल होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 90 से 160। जैसे आप ब्लड प्रेशर मापते हो, उसी प्रकार से इस रुधिर के अंदर शर्करा को मापा जाता है। कौन सी शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है, उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। तो याद रखना, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा, इतनी मात्रा तो सदैव होनी ही चाहिए। बात समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद यदि कोई कहे तो इसी में थोड़ा से पॉइंट और समझ लेते हैं। ये इतना आपको पहले समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बताइए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई सर? अब इस फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रक्टोज, सुनिए क्या होता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज यदि देखा जाए कि फ्रक्टोज क्या है, तो यह फल में पाई जाने वाली शर्करा है। कहाँ? फल में पाई जाने वाली शर्करा। तो यदि हम कहें कि फल में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो फल में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है। यह यदि कोई कहे तो प्राकृतिक रूप से या प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा, यदि कोई कहे प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा आपकी क्या है? फ्रक्टोज है। यानी कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा के तौर पर किसको जाना जाता है, तो फ्रक्टोज को जाना जाता है। लेकिन यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा है। सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन है? सैक्रीन। लेकिन वह किस रूप में बनाई जाती? वह कृत्रिम रूप से क्या है आपकी तैयार की जाती, वह प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। तो जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कोई पूछे, कई बार पेपर में आया है, टिक करोगे फ्रक्टोज है। लेकिन यदि कोई कहे कि सबसे इससे भी अधिक मीठी, सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो याद रखना सैक्रीन। सैक्रीन जो है वह आपकी सबसे अधिक मीठी शर्करा है। और इस सैक्रीन जो सबसे अधिक मीठी शर्करा है, लेकिन इसको कृत्रिम शर्करा के तौर पर क्या है आपका जाना जाता है कि सैक्रीन जो है वह कैसी शर्करा है, यह सैक्रीन एक कृत्रिम शर्करा है। दोनों में अंतर समझ गए कि जो आपकी फ्रक्टोज है ये प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से फलों में पाई जाती है, जबकि सैक्रीन प्रयोगशाला में तैयार की जाती। यह एक प्रकार से आपकी कैसी शर्करा है, यह एक प्रकार से आपकी कृत्रिम शर्करा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अगला पॉइंट हम चलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और भी नाम आते हैं, गैलेक्टोज है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। तो याद रखना क्या हुआ, क्या? हाँ, अभी आ रही लैक्टोज शर्करा, परेशान नहीं हो, 2 मिनट बस केवल। जो आपकी गैलेक्टोज है या लैक्टोज है, अभी आती है आपकी लैक्टोज हुई, माल्टोज हुई, सब आपकी शर्करा हम इसमें पढ़ा देते हैं। तो ज़रा समझना, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मोनोसैकेराइड बस इतना ही पढ़ना है मोनोसैकेराइड में। अब आता है नेक्स्ट डाइसैक्राइड। सुनिए,
डाइसैकेराइड की बात की जाए कि आखिर ये डाइसैकेराइड शर्करा कौन सी है, तो वो देखना। यदि डाइसैकेराइड की बात की जाए तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, वही C6H12O6, लेकिन यहाँ पर N बराबर क्या रहेगा 2, तो ये शर्करा क्या बन जाएगी, डाइसैकेराइड। मतलब जहाँ पर दो N के क्या हो जाए, दो अणु हो जाएं, तो वहाँ पर आपकी डाइसैकेराइड बन जाती है। ये क्या है, इसकी भी विशेषता, ये जल में क्या होती है, घुलनशील होती है, व यह भी मीठी शर्करा के तौर पर आपकी जानी जाती है। यह भी जो शर्करा है यह जल में घुलनशील होती है और मीठी शर्करा के तौर पर यह भी जानी जाती है। अब यदि कोई कहे यहाँ पर कौन कौन सी, तो 3 प्रकार की एग्जाम्पल लिख लेते हैं और फिर उन्हीं को एग्जाम्पलों को हम समझ लेते हैं कि क्या है। सुनो, सबसे पहले आती है आपकी माल्टोज। यह जो है आपकी माल्टोज शर्करा। दूसरे नंबर पर यदि कोई कहे तो माल्टोज के बाद आती है सुक्रोज, और तीसरे नंबर पर इसी में आती है लैक्टोज। ये जो लैक्टोज है ये आप ध्यान रखना, ये डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती है, जबकि गैलेक्टोज है वो आपकी मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आती है। हम गैलेक्टोज लिखना भूल गए, आप चाहो तो लिख लेना। जो गैलेक्टोज होगी वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी, ये गैलेक्टोज जो है वो आपकी मोनोसैकेराइड होगी, जबकि लैक्टोज जो शर्करा है वह आपकी डाइसैकेराइड शर्करा होती है। अब जरा देखना कि कहाँ से क्या प्राप्त होता है। माल्टोज जो शर्करा है यह अंकुरित अनाज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो अंकुरित अनाज। पहले थोड़ा कीवर्ड लिख लेते हैं समझाने के लिए। और जो सुक्रोज शर्करा है यह आपकी गन्ने में पाई जाती है। कहाँ, गन्ना। यदि कोई कहे लैक्टोज तो यह दूध में पाई जाती है, पता ही है आपको, दूध में। ठीक है, चलिए, यानी कि यह जो है आपकी दूध, या जिसको हम कह दें यह दुग्ध शर्करा के तौर पर जानी जाती है। यदि कोई कहे दुग्ध शर्करा कौन है निम्न में से, तो याद रखना लैक्टोज जो होती है वह आपकी दुग्ध शर्करा होती है, जबकि गन्ना शर्करा यानी गन्ने की शर्करा कौन सी शर्करा होती है, तो याद रखना जो गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा आपकी कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना है इसको, क्या कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सुनिए जरा, पहले नंबर पर माल्टोज। जब जो अनाज होता है यह ऐसे ही जब पाया जाता है, अपना जैसे कि अनाज है, गेहूं है, उसको आपने लिया, इस टाइम पर उसमें क्या है, तो जब ये अनाज, समझना जरा, जब ये अनाज इस प्रकार से रहेगा, अभी ये अनाज अंकुरित नहीं है, बिना अंकुरित अनाज है, तो इस अनाज की यदि बात की जाए तो बिना अंकुरित अनाज में जो शर्करा होती है उसमें आपकी माल्टोज शर्करा नहीं होती, ध्यान रखना। उस अनाज की यदि बात की जाए तो इस ऐसे ही अनाज में स्टार्च होता है, जिसको आप मांड कहते हो। ये जो स्टार्च या मांड होता है कब, जब अनाज इसी प्रकार सा बिना आपका अंकुरित हुआ हो। लेकिन जब यही अनाज को अंकुरित कर दिया जाता है तो जो स्टार्च या मांड होता है वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि याद रखना, जब तक कि इसको आप जल में नहीं भिगोगे, जब तक इसको जल में नहीं भिगोगे अनाज को, उसमें कौन क्या उपस्थित रहेगा, मांड या आपका स्टार्च उपस्थित रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको जल में भिगो दिया है और इसमें अंकुरण हो गया तो यही जो आपका है इसमें कौन सी शर्करा उपस्थित हो जाती है, इसमें माल्टोज शर्करा उपस्थित हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर अंकुरित अनाज लिखा है, अनाज नहीं लिखा, इस बात को याद रखना। तो क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कि यदि कोई कहे कि कौन कौन सा आपका जो है, तो याद रखना जो आपका जब अंकुरण प्रारंभ होता है तो आपका जो स्टार्च वगैरह है वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, डाइसैकेराइड माल्टोज में जो है यह आपका परिवर्तित हो जाता है, अनाज से अंकुरित अनाज में। दूसरे नंबर पर एक चीज और, जब अंकुरित अनाज होगा तो इसमें अंकुरित अनाज में माल्टोज तो उत्पन्न होता ही है, साथ साथ विटामिन ई भी क्या है आपका उत्पन्न हो जाता, विटामिन ई भी उत्पन्न हो जाता। ध्यान करो, लोग बात कहते भी हैं, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं अंकुरित अनाज को खाइएगा, बालों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। बात समझ में आई है, विटामिन ई जो होती है वह बालों के लिए बहुत लाभदायक होती है। ठीक है, आगे पॉइंट समझते हैं, इसी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक दो पॉइंट और। सुक्रोज हुआ, ये तो सीधा सीधा गन्ने की शर्करा है, इसमें कुछ पॉइंट है नहीं। लैक्टोज को थोड़ा सा समझते हैं, इस लैक्टोज को थोड़ा सा भी पढ़ेंगे भी, किस प्रकार से ये विखंडन होता है, किस प्रकार से लैक्टोज जो है बनता है। सुनो,
गन्ने की शर्करा की यदि बात कहें कि ये दुग्ध शर्करा की बात कहें तो याद रखना कि नॉर्मली दुग्ध में क्या है आपका लैक्टोज पाया जाएगा, लेकिन सर्वाधिक जो लैक्टोज शर्करा है वह दूध में पाई जाएगी, या ऑप्शन है माँ के दूध में। तो याद रखना सर्वाधिक जो आपकी शर्करा है वह माँ के दूध में पाई जाती है। तो याद रख लेना यहाँ सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उपलब्ध रहता है, यह माँ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में लैक्टोज जो है आपका उपस्थित रहता है। तो सर्वाधिक कहाँ उपस्थित रहा, सर्वाधिक इसकी उपस्थिति कहाँ रहती है, माँ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। बताइए सर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, समझ में आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपकी पूछी जाती हैं आपकी डाइसैकराइड शर्करा में। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं पॉलीसैकराइड शर्करा में। बस केवल और ये शर्करा ख़त्म हो गई, कुछ ज़्यादा है नहीं इस पॉलीसैकराइड शर्करा में भी। छोटे छोटे पॉइंट थे, ज़्यादा इसको खींचना नहीं है सर। जो की पॉइंट पूछे जाते हैं वो सारे हम इसको इनबिल्ट करके लेके चल रहे हैं, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ये बात हम आपसे कई बार कह चुके, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर की जो शर्करा है इसको कहा जाता है पॉलीसैकराइड शर्करा। अब पॉलीसैकराइड शर्करा क्या है, इस पॉलीसैकराइड शर्करा को समझ लेते हैं। समझिए, यदि कोई कहे एक प्रकार से ये जो है आपकी पहला की पॉइंट वही, पहले नंबर पर क्या लिखा हमने, पहले नंबर पर अभी तक लिखा कि यह घुलनशील होती है, जल मीठी होती है, लेकिन ये जल में अघुलनशील होती है, जल में घुलनशील नहीं होती और ना ही यह मीठी होती है। तो पहला की पॉइंट जो आपका पूछा जाता है क्या, यह जल में क्या है, घुलनशील नहीं होती, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं होती, तो ये जल में कैसी होती है आपकी, अघुलनशील होती है। और दूसरे नंबर पर ये जल में जब घुलनशील नहीं होती, दूसरे नंबर पर पूछा जाता है कि पॉलीसैकराइड शर्करा में ये आपकी मीठी नहीं होती है। कैसी नहीं होती, मीठी नहीं होती। अभी समझाते हैं कैसी मीठी नहीं होती है, एग्जाम्पल देंगे क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर में, कई बार पूछा गया है। सुनिए, यहाँ पर इतनी बात आपको समझ गई तो फिर ये है क्या, सुनिए जरा। यदि एक प्रकार से कहें तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है आपका, प्राकृतिक बहुलक है। क्यों है प्राकृतिक बहुलक, पॉलीसैकराइड का निर्माण कैसे हुआ, तो कई ग्लूकोज शर्कराओं के मिलने के कारण एक पॉलीसैकराइड का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो पॉलीसैकराइड का निर्माण कैसे हुआ, कई ग्लूकोज की संरचनाएं आपस में जुड़ जाती हैं, वह आपका क्या हो गया, एक बहुलक हो गया, और वह प्राकृतिक रूप से है। तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलीसैकराइड को एक प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्राकृतिक बहुलक, यह एक प्राकृतिक बहुलक क्यों होते हैं, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ से होता है, कई ग्लूकोज की शर्कराएं, रखना, कई ग्लूकोज शर्कराओं के आपस में जुड़ने के कारण जो निर्मित होती है वह क्या होती है, आपकी प्राकृतिक बहुलक यानी कि पॉलीसैकराइड निर्मित होता है। बात क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। यदि हम इसमें और प्रश्न पूछें कि इसका जो प्रयोग है वह किसके लिए किया जाता है, तो समझना जरा। सामान्य रूप से यह जो शर्करा है शरीर में संचित ऊर्जा के रूप में, या यूं कहें इसका काम कि जो आपका इस पॉलीसैकराइड का प्रयोग होता है वो एक प्रकार से संचित भोजन के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कि शरीर को संचित रूप में यदि ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो किससे संचित ऊर्जा प्राप्त होती है, इस पॉलीसैकराइड से ही मनुष्य के शरीर को संचित ऊर्जा जो है वह आपकी प्राप्त होती है। कैसे, सुनना जरा। यदि कोई कहे तो यह जो शर्करा है, यह दूसरा पॉइंट याद रखना, यह जो है आपके जिसको हम कहें शरीर के भोजन के संचित रूप में, या इसी को हम कह सकते कि यह जो है निर्माण की शर्करा, निर्माण